नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कैरियर विल एमपी पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज सबसे ज़रूरी जो बातें होंगी वो बात होगी हमारी ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास इस वैकेंसी को लेकर के समय का अभाव है। समय के अभाव में कम समय में कैसे अपनी रणनीति को तय किया जाए, किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करें और क्या सही रणनीति हो सकती है हमारे सिलेक्शन की, क्योंकि पढ़ते सब कोई हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। कारण क्या है? स्ट्रेटजी। आपकी कितनी बढ़िया प्लानिंग है, क्या आपका रोड मैप है, किस तरीके से आप चीज़ों को कवर करते हो, यही हमारे सिलेक्शन को क्या करता है, निर्धारित करता है। इसी क्रम में हम लोग आज बात कर रहे होंगे कि हमारी सिलेक्शन की जो है मास्टर स्ट्रेटजी होगी क्या, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। इन प्रश्नों का आज हम लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक जवाब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात आकर के हम करते हैं कि व्यवस्थित शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि व्यवस्थित शुरुआत ही क्या होती है, वही हमारे जो है आधे सिलेक्शन को तय कर देती है कि आधा रास्ता हमने क्या किया, कवर कर लिया है। व्यवस्थित अगर हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि भाई हम क्या करें, कैसे शुरुआत करें। कि सर हम तो अभी शुरुआत ही कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि तैयारी करें और हमारे पास जब नोटिफिकेशन आया तो हमें लगा कि हमारे पास जो है समय की कमी है। अब अगर समय की कमी है तो इस कम समय में अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, यही क्या होता है, सिलेक्शन का सबसे बढ़िया तरीका होता है। कितने कम समय में हम स्वयं को कितना मजबूत कर पाते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को प्रारंभ करते हैं, यही जो शुरुआत होती है। कहते हैं ना कि जब 100 मीटर की रेस में धावक दौड़ता है तो 100 मीटर की रेस में जिसने शुरुआती लीड ले ली, ठीक है, अर्थात शुरू में ही लीड ले ली, वही क्या होगा, विजेता होगा। यह बात 99.99% बिल्कुल सत्य है। 1% अपवाद भी होते हैं, ठीक है, मतलब 0.01% हम कह दें कि अपवाद भी हमें दिखाई देते हैं, किंतु उस अपवाद को नहीं लेना है। हमें देखना यही है कि 100 मीटर की रेस चालू हुई है, इस 100 मीटर की रेस में हमें शुरुआत में ही लीड लेनी है। शुरुआत में लीड लेने का सबसे ज्यादा जो है क्या तरीका अच्छा हो सकता है। अब इसके लिए होगा क्या भाई, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, कठिन विषय और स्कोरिंग सब्जेक्ट का सही अनुमान लगाना सीखना है और संतुलन को सीखना है। रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो आप लोग बारंबार यही पूछते हो कि टाइम नहीं है, डेली टारगेट को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें, कैसे करें। फिर पीवाईक्यू प्लस मॉक कैसे लगाए जाते हैं, बिना परीक्षा पैटर्न को समझे तैयारी क्या हो जाती है, क्योंकि हमारी दिशाहीन हो जाती है। इन सभी प्रश्नों का हम क्या करेंगे, जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, रणनीति देखेंगे और रणनीति देखते हुए जो है अपनी विजय यात्रा की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। अब देखो, सबसे पहला ये 5 बड़ी गलतियों से बचना है जो सिलेक्शन से रोकती है। पहली गलती क्या होती है, हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी किताबें लेकर के आ जाते हैं और एक ही विषय की बहुत सारी किताबें ले लेते हैं। इससे होता क्या है, भ्रम फैलता है। दूसरा गलती करने से क्या बचना है, बहुत सारी पीडीएफ या डिजिटल कचरे के जाल में मत फंसे कि ये भी पीडीएफ ले ली, ये भी पीडीएफ ले ली और सारी पीडीएफ फोन में डली रही, फोन पढ़ता रहा और आप सोते रहे। ऐसे तो बचना पड़ेगा भाई। एक ही पीडीएफ रखिए लेकिन उस पीडीएफ को पढ़िए, कम से कम तो उसे पढ़ना पड़ेगा। बार बार क्या है, हमें सोर्स नहीं बदलने हैं, ये अलग अलग स्रोत। जैसे क्या होता है कि यूट्यूब में जो बच्चा वीडियो देखता है, किसी एक वीडियो को शुरू करता है बच्चा, अब थोड़ी देर बाद उसका मन होता है दूसरे टीचर के पास चलते, फिर दूसरे शिक्षक के पास, फिर इस तरीके से वो घूमता रहता है। जो बच्चा सफल होता है वो क्या करता है, अपनी रणनीति में सबसे पहले यह चुनाव करता है कि यह विषय जो है हमें इस शिक्षक से पढ़ना है, ये टॉपिक इससे समझ में नहीं आया तो इससे पढ़ना है, और ये बातें इस शिक्षक से पढ़नी है और यहां से कवर करनी है। और जब ये बात वह निर्धारित कर लेता है तब वह सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ता है। तो सबसे पहली बात, सोर्स पर टिके रहिए, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, क्योंकि सोर्स बार बार बदलने से कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो पाते हैं। फिर क्या है, बिना रिवीजन पढ़ते जाना, मतलब आप क्या कर रहे हो, पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे, उसका रिवीजन ही नहीं कर रहे हो। भाई हमारे यहाँ तो कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात के सिल पर पड़त निशान। मतलब क्या करिए, बारंबार अभ्यास करिए। भाई रिवीजन करना पड़ेगा ना। जैसे हमने किसी टॉपिक को पढ़ा तो ये भी दिमाग में होना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन क्या करना है, उसके रिवीजन को भी देना है, उसे क्या करना है, रिवीजन भी करना है। फिर पीवाईक्यू को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यहां पर होती है। पीवाईक्यू को अगर इग्नोर किया तो समझ लीजिए सब कुछ समाप्त हो गया। तो पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है,
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखना है, क्योंकि एग्जामिनर नए प्रश्न नहीं लाता, वहीं से प्रश्नों की भाषा बदलता है, वहीं से उसके आंकड़े को बदल देता है। तो हमें करना क्या है, गोल्डन रूल है बच्चे। सबसे पहला लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, मल्टीपल टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। 10 अलग अलग किताबों को एक एक बार पढ़ने से बढ़िया है एक ही पुस्तक को 10 बार पढ़ डालिए, बस फिर क्या है, सिलेक्शन पक्का। और दूसरा काम क्या करना है इसके बाद, तो पीवाईक्यू को अपनी तैयारी का आधार स्तंभ बनाइए। जो भी टॉपिक कंप्लीट करिए उससे रिलेटेड जो है पीवाईक्यू जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अगली बात समझो, आता है हम नेक्स्ट चरण में, तीसरा चरण। ठीक है, अब देखो बच्चे ये क्या है, तो यही चरण जो है सिलेक्शन का फॉर्मूला है, जो आगे हम लोग बात करेंगे। ये 6 चरण है, यही फॉर्मूला हमें क्या करता है, सफलता दिलवा सकता है। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, यही बच्चे बुनियादी सिद्धांत को गहराई से समझना सभी विषय की सबसे महत्वपूर्ण चरण है। चरण 2 में क्या आता है, टॉपिक वाइज हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट समझा, तुरंत क्या कर देना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किया, फिर देखा कि उस टॉपिक से पीवाईक्यू कैसे पूछे गए थे। पीवाईक्यू में क्वेश्चन का स्तर पता चल जाता है, एग्जाम की भाषा पता चल जाती है। तो तीसरा स्टेप हमारा ये हुआ। जब हमने प्रैक्टिस भी कर ली तो फिर हमें क्या करना है, हमें मॉक लगाना है। मॉक क्यों लगाया जाता है, मॉक इसलिए नहीं लगाया जाता है कि उससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन टकराएंगे। मॉक इसलिए लगाया जाता है हम समय पर अपना समय प्रबंधन कर सकें। तो समय प्रबंधन के उद्देश्य से क्या किया जाता है, मॉक लगाया जाता है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है। फिर गलतियों का एनालिसिस करना है। जब आपने मॉक लगा दिया, पीवाईक्यू लगा लिया, फिर ये देखा कि हमारी गलती कहां पर हो रही, उस गलती को सोचना है और एक नोटबुक रखनी है। जहां पर गलती हुई है उस नोटबुक में क्या करिएगा, उस गलती को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पूरा बारीकी से विश्लेषण करना होता है। फिर इसके बाद क्या करना है, रिवीजन करना है, कंसोलिडेशन करना है। पढ़े हुए टॉपिक को याद करने के लिए क्या करना है, साप्ताहिक रूप से रिवीजन करना अति आवश्यक है। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखिए कि उस दिन हमें क्या करना है, इस विषय का रिवीजन करना है, और यह बात अनिवार्य रूप से करनी है। सबसे पहला विषय कौन सा है, एमपीजी के प्रमुख विषय पर क्या करिए बच्चे, आप पकड़ बना लीजिए। ठीक है, एमपीजी के में 8 प्रमुख विषयों पर क्या है, पकड़ बनानी है। और अगर इस पर पकड़ बन गई ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अब मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को या उस सेगमेंट को क्वालिफाई करना भी आवश्यक है, बिना उसके तो कुछ हो भी नहीं सकता। और मध्य प्रदेश जीके क्या है बच्चे, स्कोरिंग भी है। इसको कवर कहां पर करना है, किन टॉपिक को पढ़ना है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह समझना सबसे बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को पढ़ते रहते हैं, लेकिन कहां से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, इस बात को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है और फिर अपनी तैयारी को क्या करना है, अंजाम तक पहुंचाना है। देखो, सबसे पहला मध्य प्रदेश का इतिहास, फिर मध्य प्रदेश का अपना भूगोल। भूगोल के अंतर्गत मेजर टॉपिक कौन से हैं, नदियां हैं, पर्वत है, पठार है। क्लियर। इसके बाद आ जाओ, नेशनल पार्क पढ़ लो, ट्राइब्स ऑफ एमपी पढ़ लो, जनजातियां। फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, जनजातियों के कल्चर्स को देख लीजिए, और साथ में जो है हमारा जो अलग अलग क्षेत्र, जैसे निमाड़ क्षेत्र का आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का। ऐसे अगर बांट करके पढ़ोगे कि हमने निमाड़ का क्या किया, कल्चर पढ़ लिया, मालवा का कल्चर पढ़ लिया, बुंदेलखंड का कल्चर पढ़ लिया, बघेलखंड का कल्चर पढ़ लिया, तो चीजें क्या होती है, कंसोलिडेटेड होती हैं। ठीक है, उसे हम क्या कर पाते हैं, एक जो है कह सकते हैं मजबूत स्ट्रक्चर के आधार पर चीजों को तैयार कर पाते हैं। फिर हमें गवर्नमेंट की योजनाएं पढ़नी है, स्कीम, और महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व पढ़ने, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो मध्य प्रदेश की है, उससे जुड़े हुए हमें हमारे पास प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो एमपीजीके में क्या करना है, रीड करना है, रिवाइज करना है, एमसीक्यू लगाना है। सबसे पहला थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़िए। दूसरा कदम, 3 बार रिवाइज करिए, कम से कम रिवीजन 3 बार। फिर टॉपिक बहुविकल्पीय प्रश्न को क्या करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू हल करिए, और साथ ही साथ क्या करना है, पीवाईक्यू भी लगाना है। और यही सब क्या करेगा, चक्र हमको एमपीजीके में बढ़िया स्कोर करवा सकता है। एमपीजीके का तो यही मूल मंत्र है, इससे बाहर आपके पास कुछ नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट समझो, हिंदी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे अभ्यास करना चाहिए, किन टॉपिक को देखना चाहिए,
यह क्या करता है, हमारी जो है 100% एक्यूरेसी को जो है तय करता है, मगर हिंदी को देखा जाए तो स्कोरिंग विषय है बच्चे आपका हिंदी, और हिंदी विषय के अगर मुख्य अंग को देखा जाए तो संधि हो गया, समास हो गया। बेसिक नियम और उदाहरण देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द रटने के बजाय जो है रोज जोड़ करके क्या करिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गए, उनका व्यवहारिक अर्थ समझिए। शब्द शुद्धि और वाक्य अशुद्धि का लेखन का अभ्यास करिए। संपूर्ण व्याकरण वर्णमाला संज्ञा से जो है आपको क्या करना है, अवयव तक इनको कवर कर लेना है। कवर किया, पढ़ लिया, पढ़ने से काम हो गया? नहीं होगा ना भाई। फॉर्मूला क्या है, पहले रूल, फिर PYQ और फिर प्रैक्टिस। यही गोल्डन रूल है, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, रूल्स को समझना है, व्यक्तिगत जीवन के उदाहरणों से जोड़ना है, और उसके उपरांत क्या करना है, PYQ लगाना है, साथ में प्रैक्टिस लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। तो व्याकरण के नियमों को समझिए, पुराने पत्र का क्या करिए, हल देखिए, उसका पैटर्न देखिए, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अधिक से अधिक क्या करना है, अभ्यास करना है, जिससे कि परीक्षा में हमको कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज होकर के जो है उत्तर गलत कर देते हैं, तो ये कंफ्यूजन से बताता है। अगला देखो, इसके बाद आ जाते हैं हमको मैथमेटिक्स में 7 जो टॉपिक हैं, इनके कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स सीख लीजिए। फिर देखिए कैसे इससे प्रश्न गलत होते हैं। भाई सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत, रेशियो, और हम कह सकते हैं एवरेज, अनुपात और औसत। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, फिर बच्चे आपका टाइम एंड डिस्टेंस, और फिर नंबर सिस्टम, और उसके बाद बच्चे आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इनको कंप्लीट किया, फिर देखो रिजल्ट होगा। लेकिन क्या पढ़ लेने से रिजल्ट होगा? नहीं होगा, फिर से नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, वही गोल्डन रूल है फिर से, कि कॉन्सेप्ट पढ़िए, शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप करिए, फिर क्वेश्चंस जो है सॉल्व करिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाएं, समय बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक सीख लें, बिना रुके लगातार प्रश्नों का अभ्यास करें, जिससे एग्जाम में हल करते समय हमारे पास कोई संकोच ना हो। मतलब बैठे तो मैथ के एक साथ 1 घंटे में जो है 100 प्रश्न उड़ा दिए, 1 घंटे के अंदर 200 प्रश्न उड़ा दिए, एक ही टॉपिक के। टॉपिक में अलग अलग प्रकार है ना, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को क्या किया, उड़ाते हुए चले गए। और जब इतना कर लेंगे तो हमारी तैयारी क्या होगी, पुख्ता हो जाएगी। अगला क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग के 8 टॉपिक हैं, 30 से लेकर के 50 प्रश्न रोज लगाओ, यही सफलता का पर्याय बनेगा। रीजनिंग के मुख्य टॉपिक में देखोगे तो सीरीज हो जाती है, फिर समानता हो जाती है, एनालॉजी, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, ब्लड रिलेशन हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है, रैंकिंग हो जाती है, फिर हमारे पास वर्गीकरण है, और वेन आरेख हो जाता है। इन सभी को क्या करिएगा, लगाइए। लेकिन लगाना क्या है, रोज 30 से 50 प्रश्न, कम से कम टारगेट करिए कि 50 प्रश्न मुझे जो है रीजनिंग के रोज लगाने हैं, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन लगाना है, बारंबार लगाना है, ठीक है। रीजनिंग आसान लगती है, लेकिन एग्जाम में क्या है बच्चे, आपका टाइम खराब करती है, इसलिए बारंबार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 30 से 50 नए प्रश्नों का अभ्यास करें, परीक्षा में अपनी सोचने की गति को बढ़ाएं, PYQ लगाएं। PYQ हर एक के करने हैं, और PYQ कितने, पिछले 5 वर्षों के। फिर क्या करना है, दैनिक जो है बच्चा आपका 6 घंटे का टाइम टेबल सुनिश्चित कर ले कि भैया हमको क्या करना है, 6 घंटे का हमारा टाइम टेबल है, और इस दौरान हम क्या करेंगे, अपनी चीजों को पढ़ेंगे। जैसे 2 घंटे दे दीजिए मैथ और रीजनिंग को डेली प्रैक्टिस करिए, 1.5 घंटे दे दीजिए कॉन्सेप्ट फैक्ट MPGK के, 1 घंटे रोज दीजिए हिंदी को, हिंदी की व्याकरण को पढ़िए, 1 घंटे रोज क्या करना है आपको, GK और करंट अफेयर्स को जो है देना है और इसे पढ़ना है, और 30 मिनट क्या करना है, दिन भर का रिवीजन करना है। जो यहां से लेकर के यहां तक पढ़ा था उसका रिवीजन कर दीजिए। देखो कितना आसान, मैंने 2 घंटा, 4 घंटे, 5.5 घंटे और आधे घंटे, 6 घंटे। जीवन में अगर चाहते हो कि स्थायित्व आ जाए, रोजगार का स्थायित्व हो, जीवन का स्थायित्व हो, बच्चों की सुरक्षा, भविष्य की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा और मेडिकल सुरक्षा, और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा, ये सब चाहते हो तो 6 घंटे दे दो अपने आप को। सिर्फ 6 घंटे, 18 घंटे में आप रील्स देखो ना, जाओ पिक्चर देखो, सोना बाबू बात करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 6 घंटे ईमानदारी पूर्वक देना पड़ेगा। इन 6 घंटों को आप टुकड़ों में बांट लो कि सुबह मैं क्या करूंगा, 2 घंटे जो है मैथ्स पढ़ूंगा, उसके बाद घूमूंगा फिरूंगा, अपना जो है
फिर आऊंगा 1.5 घंटे एमपी जी के पढ़ूंगा, फिर सो जाऊंगा, खाना पीना खाऊंगा, उठूंगा, 1 घंटे क्या करूंगा, हिंदी लगा लूंगा। और उसके बाद जब शाम होने लग जाएगी तो 1.5 घंटे अपना क्या करूंगा, चुपचाप करंट अफेयर्स कर लूंगा। और रात को सोने से ठीक पहले क्या करूंगा, आधे घंटे में सारी चीजों को रिवाइज कर लूंगा। खत्म, दिन का शेड्यूल खत्म। अपना दिन भर घूमिए, 18 घंटे बचते हैं। 10 घंटे सोइए, 8 घंटे में कितना रील देखोगे, कितने लोगों से बतियाओगे, तो 8 घंटे हैं, कितना खाना खाओगे, सब कुछ कर लीजिए। तो 6 घंटे रोज करना है, ठीक है। क्वालिटी स्टडी यही हो सकती है, 12 घंटे की पढ़ाई से बेहतर 6 घंटे। कई लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी पहुंच गए, किताब ली, ऐसे किताब ली, लाइब्रेरी चले गए, बैठे हुए, सो गए, उठे, चलो चाय पी के आते हैं, चाय पीने चले गए, आधे घंटे चाय पी, फिर आए, थोड़ी देर, यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, छोड़ो हटाओ, चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, ऐसी किताब फेंक दी। फिर आए, फिर पढ़ाई प्रारंभ कर दी। लेकिन पढ़ाई क्या प्रारंभ की, पढ़ा कुछ नहीं है, दिखाया कि मैं 12 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ हूं, और आसपास में माहौल बनाने के लिए थोड़ी सी दाढ़ी आड़ी भी बढ़ा ली, और वहीं भंवर कुआं में क्या हुआ, गोल गोल घूमते रह गए। सबसे मिले, चाय की दुकान में बड़ी बड़ी बातें हुई और बड़ी बड़ी चीजें बताई, और अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करके चले आए। उससे सिलेक्शन होता है? नहीं होता। करना क्या पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट समझना। इसके बाद पीवाईक्यू को जो है 3 श्रेणियों में बांट करके पढ़िए, और सबसे जरूरी क्या है, कमजोर क्षेत्र पर जो है फोकस करें। जैसे पीवाईक्यू क्या होता है बच्चे, आपका गेम चेंजर है। हर पुराने प्रश्न को जो है 3 भागों में बांट सकते हैं हम। कौन कौन सा भाग है? एक भाग होता है कि हमको ऐसा प्रश्न आ जाएगा, बन ही जाएगा, कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो वे टॉपिक जिनके कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से आते हैं, इन्हें नियमित टेस्ट में जो है क्या करें, मेंटेन रखना है, ठीक है। अधिक थ्योरी मत पढ़िए, बस क्या करिए, मेंटेन रखिए टेस्ट पेपर देते समय, कि कहीं कॉन्सेप्ट भूल ना जाए। फिर थोड़ा आता है, मतलब उसका कुछ भाग आता है, लेकिन कभी कभी फंस जाता हूं, तो यहां पर क्या करना है, जिनके सूत्र और नियम याद नहीं रहते, कंफ्यूजन रहता है, इन्हें तुरंत अपनी नोटबुक में क्या करिए, उसे नोट करिए और रिवीजन करके उसकी शंका को दूर करिए। एक होता है नहीं आता, ऐसे टॉपिक जिनके प्रश्न जो है परीक्षा में हमेशा गलत होते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा समझें, लगभग बच्चे आपका उस टॉपिक के 100 से अधिक प्रश्नों को करें। फिर देखिएगा वो टॉपिक भी आपका क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बेहतर होगा तो एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस कहां पर करना है, जो हमारा कमजोर सेक्शन है, जो प्रश्न नहीं आते, गलत हो जाते हैं, वही आपका सिलेक्शन तय करते हैं, उन पर अतिरिक्त काम करना है। अब ऐसे प्रश्न पर काम नहीं करना है कि सुष्मिता सेन की हाइट कितनी है, जो किसी से नहीं बनेगा वो आपसे भी नहीं बनेगा। जो सबसे आता है वो प्रश्न आपसे भी आने चाहिए, सिलेक्शन का यही तरीका है। जो सब सही कर रहे हैं वो आपको भी सही करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने एक ऐसा प्रश्न सही कर दिया है तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं जो उस प्रश्न को कर सकता हूं, कहिए उससे क्या होगा, सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना। सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, हमें जो है अपने मजबूत टॉपिक पर फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो ऐसे ही घूमते रह जाइए। ठीक, चलो आगे आते हैं, बात करते हैं मॉक टेस्ट के बाद जो है इन 5 प्रश्नों से करें सटीक और सेल्फ एनालिसिस। कौन सा? सिर्फ स्कोर मत देखो मॉक टेस्ट का, स्कोर देखा कि कहीं पर हमने मॉक दिया था, अरे हम तो 90+ जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ये मॉक। मॉक टेस्ट केवल स्कोर देखने या खुश होने, परेशान होने के लिए नहीं होता। अधिकांश छात्र सिर्फ क्या करते हैं, मॉक देख करके जो है टेस्ट बंद कर देते हैं और अपनी प्रगति को स्वयं रोक लेते हैं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद असली खेल चालू होता है बच्चे, उसके एनालिसिस का। मॉक टेस्ट भी दीजिए ना, उसका भी एनालिसिस कीजिए, देखिए कहां पर गलती रह गई। मॉक दिया, देखना कितने प्रश्न गलत हुए, कैलकुलेट करें कि कुल कितने सवाल हमारे गलत हुए। फिर ये देखिए कि क्यों गलत हुए, कारण क्या है, सिली मिस्टेक हुई है या समझ की कमी थी। पता चला सिली मिस्टेक कर दी, अगली बार क्या करोगे, जब ये बात पकड़ लोगे तो थोड़ा सा अपने आप को क्या करोगे, जागरूक रखोगे, एक्स्ट्रा आप क्या रहोगे, जागरूक हो जाओगे। फिर क्या होता है बच्चे, कॉन्सेप्ट की कमी थी, तो फिर उस टॉपिक को क्या करना है, पहले कभी नहीं पढ़ा था तो भैया पढ़िए उस टॉपिक को, देखिए उसका कॉन्सेप्ट समझिए, और अंतिम में क्या कर लीजिए,
ये देख लीजिए कि जल्दीबाजी में गुणा भाग करते समय गलत तो नहीं हुआ है, कैलकुलेशन में तो गड़बड़ी नहीं है। फिर जब सब कुछ देख लिया, फिर क्या करना है बच्चे, आपका मॉक का एनालिसिस कर दिया और फिर उस पर इम्प्रूवमेंट किया, उसको एक डायरी में नोट करते हुए चले गए और इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ गए। इम्प्रूवमेंट कर लिया तो फिर क्या करिए, आखिरी दिनों में क्या करना है, कोई नई चीज नहीं सीखनी है, ठीक है, नई चीज तो सीखनी है, 4 चीजों पर फोकस करिए। मल्टीपल रिवीजन, बार बार चीजों को पढ़िए, अभी से चालू कर दीजिए कि हमको क्या करना है, बारंबार से रिवीजन करना है, गहन रिवीजन। सॉल्व करना है पीवाईक्यू को जितना अधिक हो सके उतना अधिक बढ़ाना है और उसको लगाना है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है। मॉक टेस्ट सप्ताह में कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट अवश्य दीजिए। जिस मोड में एग्जाम होता है उस मोड में दीजिए और वीक टॉपिक को, गलतियों को पहचानिए और कमजोर टॉपिक को क्या करिए, मजबूत करने का प्रयास करिए। अब ये नहीं करना कि नई किताब ले आते हैं, यार अभी स्कोर नहीं हो रहा, नई किताब से हो जाएगा, नई पीडीएफ पढ़ लेते हैं, नया सोर्स ले आते हैं, भैया कुछ नहीं होगा इससे। तो रिवीजन यही हमारा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और न्यू स्टडी अंतिम दिनों में सिलेक्शन उसी का होता है जिसने पुराना पढ़ा हुआ अच्छे से दोहरा लिया, उसको छोड़ता नहीं, उसी का क्या होगा, रिवीजन होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के इन 5 नियमों को अपना लीजिए और फिर देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता। पहला, लिमिटेड सोर्स रखिए, एक विषय की केवल एक अच्छी पुस्तक। दूसरा, मैथ्स रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस। तीसरा, पिछले 5 वर्ष के जो है पीवाईक्यू को रट लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी अगर कुछ है तो सबसे जरूरी है पिछले 5 वर्षों के पीवाईक्यू को घोट करके पी जाइए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रविवार को क्या करिए, एक फुल मॉक जरूर दीजिए। आज से ही ये बात सोच लीजिए कि अपकमिंग संडे से हम एक मॉक टेस्ट रविवार को अवश्य देंगे। फिर क्या करेंगे, हफ्ते में एक दिन केवल और केवल क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। रविवार के दिन हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो हफ्ते भर पढ़ा है उसी का रिवीजन करेंगे, बस ये दिमाग में लगाइए और एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, इतना काम करेंगे। फिर आपका स्कोर अगले संडे को बताइएगा मुझे कि बढ़ा या नहीं, कमेंट करेंगे ना, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हम क्या करेंगे, प्रतिभाशाली होने से बेहतर क्या है, नियमित और अनुशासित होकर के जो है रोज मेहनत करना। निरंतरता ही क्या है, सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो हम कितना जो है कॉन्टिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, वही हमारी सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट आइए, याद रखना है ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं, सही चीज बार बार पढ़ना जरूरी है। मेरी ये बात याद रखना, आज की मेहनत कल का सिलेक्शन होगा, इतना कर लोगे आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। ज्यादा पढ़ने के बजाय सही चीजों को बार बार पढ़िए और पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद अलग अलग ऑफर भी मिल जाते हैं, उन ऑफर को भी क्या करिएगा, अपने पास रखिए। तो देखो, पढ़ाई करना है, डेली स्टडी रूटीन शुरू कर दीजिए आज से। पिछले वर्षों के पीवाईक्यू को हल करिए, आज से प्रारंभ कर दीजिए। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, आज से कर दीजिए। साप्ताहिक रिवीजन करिए, आज से ही चालू कर दीजिए। अब बारी आपकी है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में और कुछ नहीं लिखना है, यही लिखना है मेरा सिलेक्शन होगा, और होगा इसी सटीक रणनीति से। बाकी कोई और रणनीति काम नहीं आएगी, ये रणनीति अपना लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी कैरियर वेल से जितना आपके भविष्य को लेकर के योगदान हो सकता है, जितनी आपकी सफलता में योगदान हो सकता है, हम सब जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी माध्यमों से जो है आपकी उतनी जो है मदद करते रहेंगे समय समय पर। बाकी जो है ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप सब इस एग्जाम में बढ़िया से परफॉर्म करेंगे, एग्जाम में जा करके जो है अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों।